महाराष्ट्र पर सर्वाधिक चर्चाएं होती हैं, सर्वाधिक खबरें बनती हैं, सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं और सर्वाधिक अगर कोई मीडिया में छाया रहता है तो उसका नाम है शरद पवार। इत्तेफाक से, संयोग से जब शरद पवार की राजनीति शुरू हो रही थी, राजनीतिक जीवन शुरू हो रहा था, उसी समय भाऊ तोरसेकर की पत्रकारिता का करियर शुरू हो रहा था। तो भाऊ से बेहतर और कोई नहीं जानता है शरद पवार को और शरद पवार की यहाँ तक की यात्रा को। तो पहले खंड में हम लोग शरद पवार के बारे में ही बात करेंगे कि शरद पवार इतने महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और मीडिया में वो क्यों छाए रहते हैं, चर्चाओं का केंद्र क्यों बने रहते हैं, जबकि शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र के कोई इतने बड़े लीडर नहीं हैं कि पूरे महाराष्ट्र ने कभी उनको एक्सेप्ट किया हो या पूरे महाराष्ट्र में वो एक छत्र कभी लीडर स्वीकार किए गए हों। भाऊ, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आप ओवरऑल देखते हैं शरद पवार का राजनीतिक जीवन और उनकी यात्रा, तो आपका आकलन इनके बारे में, आपका जो कहना चाहिए कि मत क्या बनता है इनके बारे में, कि जैसा मैंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र के लीडर नहीं हैं पर फिर भी छाए रहते हैं, ये जादूगरी कैसे? हम जब कहते हैं कि पवार छाए रहते, पवार छाए, तो कहाँ छाए रहते? देखिए, एक बात होती है कि अब मैं तो गाजियाबाद में आपके घर आया हूँ और मैं कुछ दिन के लिए, फिर मेरी फैमिली है तो दिल्ली में हूँ। तो हमारे यहाँ सफदरजंग एन्क्लेव में जब बादल रहते हैं उस वक्त गाजियाबाद में तो होते नहीं है जी जी। लेकिन हम बोलते हैं कि बादल छाए हैं। तो आप दिल्ली से बोल रहे हैं, नोएडा से बोल रहे हैं या गाजियाबाद से बोल रहे हैं, किसको पता है? तो सामने वाला मानता है कि बादल छाए हुए, तो क्या मुंबई में बादल छाए? बिल्कुल नहीं है। जी जी जी। कहने का मतलब ये है कि पवार छाए रहते उनके लिए जो मीडिया हमेशा फॉलो करते हैं। तो मीडिया फॉलो करते हैं उनके लिए पवार छाए रहे, लेकिन बिल्कुल बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि पवार महाराष्ट्र में छाए हुए, ऐसा बिल्कुल ही। उन्होंने मीडिया को अपने पीछे लगा के रखा है और मीडिया को संभाल कर रखा है। और आज नहीं, अभी मीडिया की तीसरी पीढ़ी होगी, हमारे बाद की तीसरी पीढ़ी होगी, वो उन्होंने उनको संभाल के रखा है कि भाई आते जाते आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी, खाने पीने की सुविधा होगी, आपके नौकरी हो ना हो हम आपको संभालेंगे, कहीं ना कहीं कुछ मेहरबानी करके रखी है। तो एक ऐसा सोचने का तरीका बन गया, क्या शरद पवार है तो कुछ भी कर सकते, तो इस ढंग से वो छाए रहते। मैं एक बात और बता दूं, जी जी। बहुत 20-25 साल पुरानी बात है, मैंने एक आर्टिकल तमिलनाडु पर पढ़ा था। तो तमिलनाडु में पहले यानी 60 के दशक में 2 बड़े हीरो हुआ करते थे। आज जैसे रजनीकांत बोलते, तब रजनीकांत बेचारा फिल्म में नहीं था। जी जी। तो एमजी रामचंद्रन और शिवाजी गणेशन ऐसे लोग रहते थे। तो दोनों टॉप के आर्टिस्ट थे, एक सुपरस्टार था, लेकिन अभिनय हम देखे, एक्टिंग अगर देखे तो शिवाजी गणेशन की अच्छी होती थी। तो शिवाजी गणेशन की एक क्रांतिकारी फिल्म आई थी, स्टोरी क्रांतिकारक थी और बड़ी अच्छी चली भी अच्छे। तो लोगों को यानी जो देखकर बाहर निकलते थे उनको पूछा गया कि कैसी फिल्म है? फिल्म तो बढ़िया है बोले, लेकिन एक बात है बोले, उसमें आखिर में उसको फांसी चढ़ाई जाती है, फांसी दी जाती है, तो ये फांसी लगकर मर जाता है जो शिवाजी गणेशन है। तो देखकर लौटने वाले क्या बोल रहे थे, अगर एमजी रामचंद्रन होता ना तो उससे भी निकल आता। तो ये जो सोच है कि एमजी रामचंद्रन जिस ढंग की कथाएं, कहानियां बताते थे, पेश करते थे, उसमें वो कहीं से भी निकल आते। आज जैसे रजनीकांत का बोला जाता है, जी हाँ जी हाँ। तो बिल्कुल वैसा एक इमेज बन गई थी। तो स्टोरी क्या है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे शिवाजी गणेशन के जगह अगर एमजी रामचंद्रन को लिया जाता तो वो फांसी नहीं लगता।
वो उससे भी निकल जाता। तो ये जो सोच है बस बिल्कुल वही मराठी मीडिया की एक तरीके से सोच बन गई है कि कोई। आज सुबह मुझे एक फ़ोन आया था कि आपने ऐसा बोला है वैसा बोला है, शरद पवार का ये गेम है क्या। मैंने बोला अरे नासा भी पता नहीं है नासा को, लेकिन शरद पवार निकले तो सीधे चांद पर एक पाँव रखेंगे और मंगल पर दूसरा रख सकते। ये सोच हो गई है, तो उस पर कोई दवाई है नहीं। भाऊ पिछले दिनों जब ये सारा घटनाक्रम हुआ और हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की, अलग अलग वीडियो बनाए, तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, ये भी एक शरद पवार की चाल है। यानी अजीत पवार, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल अगर 30 से ज़्यादा एमएलए को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और शपथ ग्रहण कर ली छगन भुजबल ने, अजीत पवार ने, और उनके साथ 8 एमएलए ने कुल मिला करके, तो ये भी शरद पवार की चाल है। ये जो शरद पवार के बारे में एक कहना चाहिए कि फिनोमिना, एक परसेप्शन बन गया है मीडिया के साथ साथ आम लोगों में भी, ये कैसे क्रिएट हुआ? नहीं, ये ऐसे ही क्रिएट हुआ है ना, ये मीडिया ने बनाया हुआ है। मीडिया ने बनाया हुआ है कि कुछ भी करके शरद पवार निकल आते। तो ये शरद पवार ने अपने जो चमचे हैं उनकी तरफ से ये सब माहौल बनाया हुआ है। तो और दूसरी बात है कि एक बार अभी अजीत दादा क्या शपथ विधि वगैरह हो गया, 1-2 घंटे बाद शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो उन्होंने ऐसा गुस्सा भी, जैसे हमने देखा कि उद्धव ठाकरे गुस्से में आ गए और कोई गुस्से में आ गए, तो शरद पवार गुस्से में नहीं है, वो आराम से जवाब दे रहे थे, कोई बात नहीं, मैं फिर से आऊँगा, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस नहीं है। 80 के दशक 84 में हमारे 54 एमएलए थे, उसमें से 6 बचे, बाकी तो इंदिरा जी के साथ निकल गए, हमने फिर पार्टी खड़ी की। ये जिस ढंग से गड़बड़ कर देते कि लगता है हाँ फिर, तो ये तो अगर ये सच है तो राहुल गांधी भी बिल्कुल सही है, राहुल गांधी भी कुछ कर सकते हैं ना। जैसे कुछ कांग्रेस के लोग बोलते हैं, हमने पिछले 10 साल से सुना है कि इंदिरा जी भी 77 में हार गई थी, 80 में वापस बाउंस बैक हो गई। तो लेकिन वो इंदिरा गांधी थी, राहुल गांधी नहीं थी। बिल्कुल, ये हमें समझना जरूरी होता है कि जो कुछ इंदिरा जी ने खड़ा किया वो अपने बलबूते पर खड़ा किया। शरद पवार अगर आज तक कभी भी अपनी ताकत पर महाराष्ट्र में मेजॉरिटी नहीं ला सके तो ये कहते तो मीडिया में छाए रहते। तो इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ, अब आप लोग जिस ढंग से आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ, अरे शरद पवार गंजे हो गए, उसमें भी उनकी एक पॉलिटिकल चाल है, क्योंकि वो गंजे हो गए। देखो अजीत के बाल अभी तक है, मेरे नहीं है, मैं तो सर्वाइव हुआ, गंजा हुआ फिर भी टिका हूँ। तो ये क्या होता है कि होपिंग अगेंस्ट होप होता है, और कुछ लोग तो अजीब हाँ हो निकल हो सकता है। और ये हमने भी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये सोचा है, कभी कभी हमको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, फिर भी लगता है कोई चमत्कार होगा। ये जो सोच होते है, ये उसका कारण है कि लोगों को लगता है, और खुद शरद पवार को भी लगता है कि इससे भी निकल आऊँगा। तो उम्र निकल गई है, तबीयत ठीक नहीं है, तो ये भी सोचना पड़ता है उससे भी आगे कि ये मोदी युग है, मोदी एरा है। आज 2000 तक जो राजनीति चल रही थी वो पिछले 20 साल में बदल गई है, वे भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर कोई MTNL वाला, BSNL वाला आपको आकर एक लाइन काटूंगा ऐसा बोलेगा तो आप उसकी फिक्र करोगे? नहीं डरोगे, उसका काट ले। क्योंकि आज आप MTNL या BSNL पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही। ये भी समझ, अगर वो उसी ढंग से सोचता है तो उसकी भी वो गलती जो शरद पवार कर रहे हैं। भाऊ 67 में पहली बार एमएलए बन गए और फिर 78 में मुख्यमंत्री बन गए, केवल 11 साल की उम्र में। उस समय का थोड़ा सा घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बताइए, क्या हुआ था जब इन्होंने वसंत दादा पाटिल से बगावत की थी
पार्टी तोड़ करके अलग। और मुझे तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जनसंघ से भी इन्होंने समर्थन लिया था वो सरकार बनाने के लिए, कुछ और ताकतें थी उनसे भी समर्थन लिया था। हालांकि सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन क्या पूरा घटनाक्रम था वो? नहीं, वो घटनाक्रम ऐसा था कि 77 में जनता पार्टी जीत गई थी, देश की सत्ता जनता पार्टी के पास थी। महाराष्ट्र में 288 जो सीटें थी उसमें से 99 सीटें जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो जनता पार्टी का मतलब जनसंघ भी था। जी जी। जनसंघ था, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस थी, CFD थी, समाजवादी पार्टी उसमें थी, सोशलिस्ट, उस समय की सोशलिस्ट पार्टी। जी जी जी। तो वो जनसंघ भी था, मतलब जनता पार्टी में था। और जनता पार्टी के जो 99 MLA थे उसमें ज़्यादातर जनसंघ के ही थे, ओके। जनसंघ के ही थे। और जब सरकार वसंत दादा की बनी थी तो उस वक्त भी कांग्रेस स्प्लिट हुई थी। यशवंतराव की कांग्रेस, ब्रह्मानंद, हम उसको महाराष्ट्र में उसको चड्डी कांग्रेस बोला जाता था। चड्डी का मतलब चौहान और रेड्डी कांग्रेस, अच्छा। और दूसरे को धोती कांग्रेस बोलते थे। यानी महाराष्ट्र में इंदिरा कांग्रेस जो थी उसका नेतृत्व तिरपुड़े, नासिकराव तिरपुड़े करते थे, और धोटे नाम के एक लीडर थे, वो भी उनके साथ थे, इसलिए उनको धोती कांग्रेस बोला जाता था। जी जी जी। तो वो दोनों की मिलकर एक सरकार बनी थी, क्योंकि जनता पार्टी खुद की ताकत पर मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी। तो मेरा ख्याल है 6-7 महीने के बाद उसमें से टूट होने लगी। तो ये जो अभी जयंत पाटिल है, उनके पिताजी थे उस वक्त, राजाराम बापू पाटिल, ओके। वो जनता पार्टी में आए थे, बेसिकली कांग्रेस के थे। तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ MLA टूट कर आएंगे और सरकार बनेगी, ये तय हो रहा था। तो शरद पवार बीच में घुस गए। उन्होंने SM जोशी, जो बड़े सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे, जनता पार्टी के नेता थे टॉप के, उनको पटाया और खुद 22 MLA लेकर, वो 40 बोला जाता है वो गलत है, वो सिर्फ 22 MLA और 4 मिनिस्टर लेकर आए थे, जिसमें एक सुशील कुमार शिंदे थे, दत्ता मेघे थे, और तीसरे सुंदरराव सोलंकी थे। ओके। तो उनको लेकर आए थे और चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ऐसी बात हुई थी। तो वसंत दादा को जो फंसा कर ये आए थे, उनके MLA तोड़कर बनाया गया उसे सरकार, तो इसलिए उनको खंजर मारा, पीठ में खंजर भोंका, ये बोला जाता है। और भाऊ, मैं आंकड़े देख रहा था कि 1980 में कांग्रेस इनके बिना लड़ी, 1985 में भी कांग्रेस इनके बिना लड़ी। 1980 में कांग्रेस की 186 सीटें आई, 1985 में भी 160 से ज़्यादा सीटें आई, मतलब माइनस पवार। और जब राजीव गांधी इनको वापस कांग्रेस में ले आए, उसके बाद जब अगला इलेक्शन हुआ 1990 में, इनकी चीफ मिनिस्टरशिप में हुआ, तो कांग्रेस लटक गई, उसको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या माना जाए? नहीं, उतनी बात नहीं है। देखो, महाराष्ट्र में पहली बार अगर कांग्रेस किसी से गठबंधन बनाकर लड़ी है तो 90 में लड़ी है, जब शरद पवार चीफ मिनिस्टर, और फिर भी उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। कुछ 140 सीटें वगैरह मिली थी, मेजॉरिटी के लिए 6-7 सीटें कम थी, तो इंडिपेंडेंट वगैरह साथ लेकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन पवार अपने आप में कभी भी मेजॉरिटी नहीं ला सके। लेकिन इन्होंने, मैंने बोला ना, लोकसत्ता या महाराष्ट्र टाइम्स ऐसे जो बड़े पेपर थे, या और कोई मीडिया है, उसको हाथ में रखकर इन्होंने अपनी बोगस इमेज खड़ी कर दी कि पवार है, बस, बाकी कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है। तो पवार कभी भी सक्सेसफुली महाराष्ट्र के लीडर बने ही नहीं। 67 में वो MLA बने, 72 में मिनिस्टर बने, 78 में चीफ मिनिस्टर बने। तो मैंने आज ही अभी एक मराठी में वीडियो डाल दिया है कि शरद पवार पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। खुद शरद पवार अपने पर भरोसा नहीं करते। उनको पता नहीं होता कि मैं सुबह बोल रहा हूँ, शाम को मैं क्या करूँगा मुझे ही पता नहीं। उसका नाम शरद पवार है। इस दुनिया में अगर एक इंसान ऐसा है कि जिसका खुद पर भरोसा नहीं, तो वो शरद पवार है। अब बाकी के लोग उस पर क्या भरोसा करें?
और जो करेंगे वो तो डूब जाएंगे। मैंने बहुत 2 साल 3 साल पहले बार बार मैंने मेरे वीडियो में बताया कि शरद पवार एक बर्मुडा ट्रायंगल है, जिसके पास जो चीज़ जाती है वो गायब हो जाती है। तो इनके साथ जो जो पार्टी आ गई गायब हो गई, अब उनकी खुद की पार्टी भी डूब रही है। तो शरद पवार एक अजीब पहेली मान सकते हैं, एक अजीब पहेली है कि जो ना खुद को समझिए ना औरों को समझिए। ऐसे भाऊ, जब ये सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हुए थे, 99 में एनसीपी बना करके पहला इलेक्शन लड़े थे, 58 सीटें आई थी। अगला जो इलेक्शन हुआ था 2004 में, उसमें इनकी मैक्सिमम 71 सीटें आई थी और कांग्रेस 69 सीटों पर रह गई थी, यानी 2 सीटें एनसीपी की ज़्यादा थी। और एक इंटरव्यू में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अजीत पवार ने इस बात का गिला भी किया था कि उस समय अगर शरद पवार चाहते तो एनसीपी का मुख्यमंत्री हो सकता था, यानी वो मुख्यमंत्री बन सकते थे और शायद एनसीपी की आज स्थिति दूसरी होती। 2004 में शरद पवार ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, क्या ये माना जाए? नहीं, मुख्य अजीत दादा के लिए ऐसा नहीं मानता मैं, उसमें आधी सच्चाई है। अजीत दादा को इतना भी बड़ा नहीं करना है, यानी शरद पवार की पार्टी में दूसरा कोई बड़ा हो, काबिल हो, ये उनको चलता नहीं था। और जो काबिलियत दिखाई देगा उसको तो हटा देंगे। वो तो खुद छगन भुजबल, उसका आपको याद होगा तो छगन भुजबल इनके साथ रहे, लेकिन जब छगन भुजबल ने ओबीसी का नेशनल लीडर बनने की कोशिश की और पटना में उनकी बहुत बड़ी रैली सक्सेसफुल हो गई, बस उसके बाद एनसीपी में उनका कद छोटा करने की कोशिश तरीके से हुई है। तो सिर्फ अजीत दादा नहीं, आज लोगों को लगता है कि अपनी बेटी के लिए कर रहे, ये बेटी से भी ऐसा ही करेंगे। जब तक मैं हूँ दूसरा कोई बड़ा नहीं बन सकता, ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। तो आज सुप्रिया ताई को अच्छा लगता होगा कि चलो चचेरा भाई तो हट गया, अब तो पूरा मेरा ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। शायद कल एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब सुप्रिया ताई को भी उनका ही पिता दगा दे सकता है। तो 2004 में जो कुछ हुआ या बार बार हुआ है, तो आपको पहले शरद पवार को समझ लेना ज़रूरी है। शरद पवार की बात ऐसे कि ये अजीब इंसान है जो अपना फायदा तक नहीं देखता, वो दूसरों के नुकसान में खुश हो जाता है। हाँ, इसका नाक टूटा है ना, बढ़िया। मैंने एक कहानी बढ़िया पढ़ी थी, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले वत्स जो कुछ चाहिए मांग ले। तो वो वत्स सर खुजला रहा है, ये कर रहा है, क्या मांगू तो क्या मांगू। इतने में भगवान बोले अरे तुझे जो मिलेगा उसका दुगना ओमकार को मिलेगा। तो 1 मिनट में भाऊ बोल गया कि ठीक है, मेरा दाया हाथ तोड़ दो, यानी ओमकार के 2 हाथ टूटे। यानी अपना 1 हाथ टूटेगा उसका मतलब नहीं है, ओमकार के 2 हाथ टूटे, इसमें इनको इंटरेस्ट है। ये जो सोच है ये शरद पवार की सोच है। अगर ये हम समझ लेते हैं तो पवार साहब की पूरी राजनीति आप समझ लीजिए। वो अपने फायदे की नहीं सोचते, और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि शरद पवार एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि जिन्होंने अपना स्वार्थ कभी देखा ही नहीं है, वो दूसरे का नुकसान सोचते हैं हमेशा। हम जिसको मराठी में एक विघ्न संतोषी, यानी दूसरे के लिए विघ्न होता है तो उससे मुझे संतोष मिलता है, उसका नाम शरद पवार है। भाऊ, 2019 के घटनाक्रम पर आए उससे पहले मैं एक सवाल ज़रूर जानना चाहता हूं आपसे कि अभी आपने कहा पहली टिप्पणी में शरद पवार पूरे महाराष्ट्र के लीडर नहीं बन पाए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से कारण थे? अभी 5 या 5.5 या 6 दशक की इनकी राजनीतिक यात्रा हो गई है और पिछले दिनों तो इनके भतीजे ने ही इनकी मौजूदगी में कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, केसीआर बना सकते हैं जो कांग्रेस से निकले, जगन मोहन रेड्डी बना सकते हैं, ममता बनर्जी बना सकती हैं, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक साहब के बेटे,
वो कई बार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और जिनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, वो अपने दम पर महाराष्ट्र में कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए। कौन सी कमजोरियां रही हैं कि ये ऐसा नहीं कर पाए जो केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी या नवीन पटनायक कर पाए, और ये पूरे महाराष्ट्र के नेता क्यों नहीं बन पाए आज तक? अगर एक लाइन में बताना है, एक ही लाइन में मैं बता सकता हूँ। वो लाइन ये है कि अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि मैं चाणक्य हूं या मैं चंद्रगुप्त हूं। चंद्रगुप्त चाणक्य नहीं होता, या चाणक्य चंद्रगुप्त नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी सब चाणक्य की थी, लेकिन लड़ा कौन? तो उसने पूरा दिमाग लगाकर चाणक्य जो बोल रहे वो समझा, उसको इम्प्लीमेंट किया। ये तो खुद चाणक्य भी बनना चाहते और चंद्रगुप्त भी बनना चाहते, इसलिए इनकी पूरी राजनीति फेल क्यों है 5-6 दशकों के बाद? क्योंकि ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे। जो हमने शुरू किया था कि शरद पवार कुछ भी कर सकते, तो शरद, देखो जो कौन है वो रजनीकांत थे, मैंने शुरू में जी जी, तो रजनीकांत खुद ही स्क्रिप्ट लिखेगा, खुद ही म्यूजिक देगा, खुद ही डायरेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ ना कुछ तो दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। आप ठीक है, आप एक्टिंग करो, आप डायरेक्शन भी करो, लेकिन उसी वक्त आप कैमरा भी नहीं ऑपरेट कर सकते। आपको कम से कम कैमरामैन लेना चाहिए। ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कैमरा को हाथ मत लगाओ, मैं ऑपरेट करने वाला हूँ। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो ये इनकी हालत, वो प्रॉब्लम पवार का ये है कि ये कुछ भी तय नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है। गेंद भी मैं डालूंगा, बैटिंग भी मैं करूंगा, कैच भी मैं लूंगा, ये तीनों बातें एक साथ होकर तो क्रिकेट नहीं खेली जा सकती ना। तो पवार साहब को अभी भी, यानी 6 दशकों के बाद ये तय नहीं कर पा रहे कि मैं बॉलर हूँ, बैट्समैन हूँ, फील्डर हूँ, अंपायर हूँ। जब ये इस पचड़े से निकल सकते, झमेले से, तब शायद कुछ कर सकते, लेकिन उम्र आगे चल गई। अब 2019 के घटनाक्रम की अगर बात करें तो आपको तो बिल्कुल अच्छे से याद होगा, आपकी स्मृति इतनी शार्प है। इन्होंने, जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था, उद्धव ठाकरे समर्थन के नाम पर कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो मीडिया वालों ने इनसे पूछा, तो इन्होंने मीडिया से कहा कि जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला है, सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तब लगा कि बड़े वीतरागी किस्म के आदमी हैं, सत्ता का इनको कोई लोभ ही नहीं है, खुद ही कह रहे हैं कि हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ और नाटक कर दिया इन्होंने। ये जो एकदम ये कलाबाजी मारते हैं, ये कला क्या पहले से इनके बर्ताव में है, खून में है, या लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते कुछ और है और करते कुछ और है? नहीं, उनकी वो आदत है ना कि भाई वो बाद में सच बोलना है, इसलिए आज झूठ बोल देते। अब इसलिए मैंने परसों एक मराठी में वीडियो बनाया था, 2 साल के बाद बोले कि हाँ अजीत को मैंने ही भेजा था, ये बोल सकते। क्योंकि देखो, हम कॉलेज में जब जवान थे तो हमने भी देखे, आज के भी लड़के, आज की जो जनरेशन है उसमें भी कुछ लड़के इंटेलिजेंट होते हैं। देखो कॉलेज में जो टपोरी होता है ना, वो भी इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं कि बुद्धू है, लेकिन वो टपोरी ही रहता है, आगे कुछ कर नहीं पाता। उस उम्र से निकलने के बाद अगर आप देखो, हम भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हमने सुनी है, कृष्ण लीला सुनी है, तो जब रास लीला करते थे उस वक्त गीता नहीं बोलते थे, और गीता कहने का समय आया तो रासलीला नहीं करनी चाहिए। तो इनका सब प्रॉब्लम, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ ना इनको, कि 2019 में ये बता रहे, उधर वो कर रहे, यानी रासलीला भी कर रहे और भगवत गीता भी बता रहे, तो कृष्ण नहीं बन सकते ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इतनी समझ थी कि रासलीला कब करनी है और कब जाके मुझे भगवत गीता कहनी है।
तो ये 25-20 साल के थे तब भगवत गीता बोल देते, और अचानक उनको याद आ नहीं तो मैं तो 80 का हो गया, अब मुझे रासलीला करनी चाहिए, तो क्या करे। यानी मैं तो कहता हूँ कि स्प्लिट पर्सनालिटी है, वो खुद को तय नहीं कर पा रहे। ये क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी में स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, वैसी उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है। अब देखिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये उन्होंने 2012 या 13 में बोल दिया कि इसके आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, और राज्यसभा मेंबर हो गए, तो राज्यसभा का चुनाव नहीं होता। सही। और एक बार नहीं, तीसरी बार बने, दूसरी बार बने। यानी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हो भाई, क्या करना चाहते हो। तो इसलिए बार बार जो करते हैं वो गलत ही साबित होता है। हाँ, एक बात है कि नुकसान उनका अकेले का नहीं होता, बहुत सारे लोगों का होता है। उनको लीडर जो मानते हैं उनका होता है, उन पर जो श्रद्धा लगाए बैठे उनका होता है। आज आज जो पूरा मराठी मीडिया इनके आरती करता था, अब वो भी मुंह के बल गिरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नुकसान बहुत लोगों का होता है, उनका अकेले का नहीं होता है। बहु जो इन लोगों ने किया 2019 में, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने धोखा नहीं किया था, और शरद पवार ने भी उनके साथ मिलकर के जो जनता का आदेश था कि विपक्ष में बैठिए, शरद पवार के लिए भी कांग्रेस के लिए भी, तो एक तरीके से भाजपा के साथ ना करके या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोक करके इन्होंने एक घात उनके साथ ही नहीं किया था। जो जनादेश 2019 का आया था विधानसभा में, महाराष्ट्र की जनता के साथ भी इन्होंने घात किया था। क्या इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा? हालांकि मोटे तौर पर देखें तो भुगतना पड़ चुका है। शिवसेना भी टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे मातोश्री में अकेले ही बैठे हैं 2-3 समर्थकों के साथ, और आज शरद पवार के साथ भी ये नौबत आ गई है। तो क्या इतनी जल्दी एक प्राकृतिक न्याय होते हुए हम देख रहे हैं कि जो आपने किया उसका तुरंत ही आपको नतीजा भुगतना पड़ गया? हाँ बिल्कुल, वो तो होना ही था, होना ही था। देखिए, अब जिस ढंग से इनके नज़दीक प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, या वो वलसे पाटिल है, खुद भतीजा अजीत दादा है, वो जिस ढंग से भड़ास निकाल रहे, तो इसका मतलब उनको इतने सालों से कुछ ना कुछ तो तकलीफ हुई है। जब तक समय था उन्होंने सहन किया है, टॉलरेट किया है, लेकिन उनकी भी हद हो गई, इसलिए तो उनको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और उसका नुकसान आगे चलकर उनकी बेटी को ही सोचना है, सहना पड़ेगा। तो नुकसान अपने बेटी को कुछ बनाने के लिए ये निकले थे, लेकिन अपनी बेटी का ही नुकसान कर गए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसके आगे फिर उनकी पार्टी फिर से नहीं खड़ी होगी, और मान लो बेटी का तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। बहुत शरद पवार इस समय 82-83 साल के हैं। हालांकि वो भले ही अपने आप को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हों, कभी नासिक जा रहे हैं, कभी पुणे जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनको बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एज है। और पिछले दिनों एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था दिल्ली में, जिसमें मैं भी गया था, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर भी थे, और वो शायद अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए था उस समय। तो वहाँ पर शरद पवार ठीक से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, सहारा लेकर के चल रहे थे। मतलब जो इस एज को प्राप्त हो चुके हों, वो अगर इस तरह की बात कहें कि मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूँगा, फिर से कार्यकर्ताओं को जो है बूस्ट करूँगा, ये अपने आप में एक मजाक नहीं लगता है क्या? शरद पवार को हमारे मराठी मीडिया में भीष्म पितामह कहा जाता है। मैं कहता हूँ उनके बाप है। जिस कारण से भीष्म को खुद की शादी छोड़नी पड़ी, क्योंकि बुढ़े को शादी करनी थी बाप को,
वो जी बोला जी तू ब्रह्मचारी रह जा। वो जो था कि जिसको बेटे की शादी करनी थी वही शादी के लिए खड़ा हो गया, ऐसा जो बाप था वैसे शरद पवार है। अब ये उम्र होने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं, फिर से शादी तो मैं ही करूंगा। ये जो शंतनु था, जी जी ये शंतनु है, भीष्म पितामह नहीं है। जी जी ये हर एक को बोल रहे हैं। जो अब भुजबल से लेकर अजित दादा तक गुस्से में क्यों है कि बोले ये तो हम भीष्म मानते थे, ये तो खुद शंतनु निकला। तो यानी आस छूट नहीं रही है। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरी नाती ने, आपकी पोती है, वो बच्चे जिस ढंग से ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, जी जी उस ढंग से 82 उम्र का अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो खुद की मजाक कर रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। इससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है उनका। आहिस्ते आहिस्ते ये एक मजाक का केंद्र बन जाएगा, लोग हंसेंगे उन पर। लेकिन उनको उसका वो तो बोलते हैं कि अब परसों भी कोई उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि आप में से आश्वासक चेहरा कौन है, वो बोले शरद पवार। अब 82 की उम्र में आप ऐसा बोलोगे तो मजाक के ही केंद्र बनेंगे और कुछ नहीं। हाँ, आपके चमचे सामने बैठे हो तो तालियां बजाएंगे, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, निकलेगा कुछ नहीं। भाव 2024 बिल्कुल सामने है, लोकसभा का चुनाव भी, और उसके 5-6 महीने बाद हम जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के भी चुनाव होते हैं। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र का सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं? मतलब पहले तो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, ऑलमोस्ट ख़त्म है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। केवल एक सीट चंद्रपुर की आई थी 2019 में, और वो भी इसलिए आ गई थी कि शिवसेना का एक बागी वहाँ कांग्रेस के टिकट पर खड़ा हो गया था, हालांकि उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। पर केवल एक सीट, यानी कांग्रेस बहुत ज़्यादा अब प्रासंगिक नहीं रह गई है हरियाणा, आपके महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की तरह। तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, लेकिन एनसीपी के दो भाग हो गए, टूट गई। शिवसेना के दो भाग हो गए, टूट गई। और कांग्रेस जैसी स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव? नहीं, लोकसभा में तो बीजेपी अच्छी खासी सीटें लाएगी महाराष्ट्र से। विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि जिस ढंग से अजित दादा गुट हो या शिंदे की शिवसेना हो, उनके एमएलए जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं वो उन दोनों गुटों के लिए हानिकारक होगा। क्योंकि इसी ढंग से ये अपनी ही चलाते रहे तो विधानसभा में बीजेपी का फायदा होगा। लेकिन शिंदे गुट और आपका अजित दादा गुट ये बुरी तरह से चुनाव हार सकते। जिस ढंग से मिनिस्ट्री के लिए या किसी मंत्रालय के लिए 2 दिन से लड़ रहे हैं, वो मुझे लगता है उन दोनों पार्टी के लिए बुरी खबर है। बीजेपी के लिए नहीं। देखो, ये अजित गुट और शिंदे गुट, उनको मिलाकर भी बीजेपी के एमएलए ज़्यादा है, फिर भी उनको एक सेम पार्टनर करके 9 मिनिस्ट्रियाँ मिली है और इनको भी मिली है। तो इससे भी आगे और चाहिए। इसका मतलब लोगों के सामने आप दिखाई दे रहे, दिख रहा है लोगों को कि ये बहुत मतलबी है। इनको इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, लोगों की लज्जा भी नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा परिणाम जनमानस पर पड़ता है। क्योंकि बीजेपी 105 होकर जो वो अच्छे नंबर से चुनकर आने के बावजूद 2.5 साल अपोजिशन में बैठे जी और अब मिला है, फिर भी अगर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है तो बीजेपी के एमएलए कर रहे हैं। तो उनकी इज्जत जनता की मन में बढ़ती है, बीजेपी के एमएलए की। और जो टूट कर आए हैं, अगर वो जो मिला है उससे भी और चाहते तो उनकी इज्जत, विश्वासार्हता कम हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अच्छा है, लेकिन उनके साथी जो आए उनका नुकसान होगा और उसका फायदा अजित दादा के बजाय शरद पवार को और
एक नाथ शिंदे के बजाय शरद पवार उद्धव को मिल उद्धव सकता है। ठाकरे को। जी जी जी। कांग्रेस का रिलेवेंस खत्म हो गया। कांग्रेस, देखो महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई लीडर ही नहीं बचा। अपने जिले के बाहर इस लीडर को कांग्रेस के कोई पूछता है, ऐसा आप नाम भी नहीं ले सकते। बाकी की पार्टियों में एक नाथ शिंदे हो, अजीत दादा हो, या उद्धव ठाकरे हो, या और कोई बीजेपी के 10 लीडर हो, उनको अपने जिले के बाहर भी लोग लीडर मानते हैं। लेकिन कांग्रेस में आज एक भी लीडर ऐसा नहीं कि जो कम से कम 3-4 जिलों में उसको कोई नेता मानता हो। तो कांग्रेस तो इररिलेवेंट हो गई है। हाँ, उनके आज भी अगर चुनाव होता है, कुछ काम नहीं करे, तो भी एक 35-40 तक एमएलए चुनकर आ सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते वो कम हो जाते हैं। हमने यूपी में देखा कि 85 के बाद कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते यूपी में खत्म हो चुकी। तो वही महाराष्ट्र में होने जा रहा है। वाह, आखिर में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई जो एनसीपी को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरीके से अजित पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है और कुछ ऐसे लोगों को भी मिनिस्टर बना दिया है जिन पर आरोप थे, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है महाराष्ट्र में। आप इससे सहमत हैं? देखो, अगर सिर्फ मीडिया में काम करने वाले हैं, विश्लेषण एनालिसिस करने वाले हैं, उनको ही अगर चुनाव आयोग काउंट करता तो मैं मानता हूँ बीजेपी का बड़ा नुकसान होता। लेकिन कम नसीबी इनकी ऐसी है कि चुनाव आयोग ये क्या कहते हैं या ये कहाँ वोट देते हैं उसकी गिनती नहीं करता। गिनती ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, सामान्य लोग जो होते हैं, वो साधारण लोग जहाँ वोट देते हैं उसकी गिनती होती है। तो ये जो चर्चा चलती है वो अपने स्तर की होती है। नीचे वाली जनता को, अब आप जाके महाराष्ट्र के किसी गांव में पूछो ये अजीत दादा क्या हो गए, लोगों को पता नहीं है। अपना रोजमर्रा जिंदगी जीने की संघर्ष में लोग लगे रहते। बिल्कुल सर। तो चुनाव के टाइम में जो सिचुएशन बनती, परिस्थितियां बनती है, उस पर वोट देना होता है। और दूसरी बात ये होती है कि लोकसभा में लोग पार्टी चुनते हैं, विधानसभा में लोग एमएलए चुनते हैं, और शहर में हो या और जगह जो वार्ड होता है उसके लोग जो चाहते होता है, तो उस ढंग से होता है। कोई यूनिवर्सिटी में बैठकर या टीवी के स्टूडियो में बैठकर चुनाव नहीं होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसका परिणाम बीजेपी के चुनाव के रिजल्ट पर होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और 2024 के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कहाँ देखते हैं आप? अगर आज मैं 2 दिन से डिस्टर्ब हूँ, जिस ढंग से शिंदे गुट या अजित दादा गुट के लोगों ने, एमएलएज ने मिनिस्ट्री के लिए नाटक किया है, वो मुझे पसंद नहीं आया। मैं मानता हूँ कि उसका दुष्परिणाम होगा तो बीजेपी छोड़कर सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, सबको। और यही चलता रहा तो अगला चुनाव बीजेपी नहीं, सब पार्टियां अलग अलग लड़ेगी, और उसका अल्टीमेट फायदा तो बीजेपी को होगा। क्योंकि एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बीजेपी का आज का जो हाईकमांड है वो आने वाला चुनाव नहीं सोचता, ये चुनाव में क्या करेंगे और उसके बाद 5 साल बाद दूसरा चुनाव आएगा उसमें क्या होगा, ये भी सोचकर वो आज की राजनीति बनाते। ये और किसी के पास इस ढंग की सोच नहीं है। इसलिए बीजेपी को फायदा क्यों हो रहा है, तो उनकी जो सोच है उसका फायदा है। आइडियोलॉजी वगैरह अलग बात है। आज किसी भी पार्टी के पास आइडियोलॉजी नहीं है, विचारधारा वगैरह देखने की, सुनने की बातें है, उससे आज आगे कुछ नहीं। इसलिए जो आने वाली समस्या आने के पहले सोचते उनको फायदा होता है। इसी भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आवास पर पधारे, और केवल नहीं पधारे बल्कि हमारी पोती को आशीर्वाद भी दिया, और हमारे स्टूडियो में आपने महाराष्ट्र की राजनीति पे, ख़ास तौर से जो शरद पवार की राजनीति रही है उस पर बहुत गहन विश्लेषण किया है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।